नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में कुल 51 प्रश्नों पर चर्चा होनी है, जो यदि देखा जाए तो मैक्सिमम 20 मिनट के कुल क्वेश्चन ही हैं। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे कि यदि प्रश्न एक का जवाब यदि ए है तो वो क्यों है, यानी कि उससे उत्पन्न होने वाले अन्य समस्याओं को भी, उससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो आए हम लोग एक एक प्रश्न पर अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। जैसे देखें, पहला प्रश्न दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बहुत ही आसान, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्त, तो वो होती है वर्ण। आप बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है वर्ण। लेकिन इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला जो प्रश्न होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है, तो आप बताएंगे वर्ण। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है अर्थ बनता है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है, तो वह आप बता देंगे शब्द। तीसरा जो इससे प्रश्न बनता है वह बनता है भाव के आधार पर, भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्त, तो वह होता है वाक्य। तो इससे कुल 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों में से यदि कोई बने तो वह आपके दिमाग में हो कि अर्थ से पूछा जाएगा तो शब्द बताएंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ दिया जाएगा तो वर्ण बताएंगे, लिखने की यदि आपसे पूछ दे लिखने की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्त, तब आप बताएंगे कि लिखने की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह होती है लिपि। दोस्तों अब आए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला आप जानते ही हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक दिया है शब्द के समूह को, तो यह तो हो ही नहीं सकता, इस कारण कि वर्ण में शब्द की बात नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है दोस्त वह दिया है वर्णों के संकलन को कहते हैं। तो वर्णों के संकलन को हम क्या कहते हैं, तो वर्णों के संकलन को भी कुछ दोस्त मार देते हैं कि सही है, लेकिन इसमें समस्या ये है दोस्त कि यदि क के बाद आपका ज दे दे और इसके बाद स्र दे दे और इसके बाद य, तो यहाँ पर तो वर्ण का संकलन हुआ, लेकिन इसे हम कभी भी कतई वर्णमाला के अंदर वर्णमाला की संज्ञा, ये वर्ण तो हैं, वर्णों का संकलन भी है, ऐसा नहीं है कि ये वर्णों का संकलन नहीं है। लेकिन दिमाग में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये प्रश्न बनता है कि ये वर्णों का संकलन क्या है, तो ये वर्ण है लेकिन वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला तभी होगा कि जब इसका व्यवस्थित स्वरूप लिखा जाता है, यानी क वर्ग में आप जब भी देखिएगा ङ तक के वर्ण होते हैं, प में देखेंगे तो प फ ब भ, म तक का य र ल और व, इसमें 4 ही वर्ण होते हैं। तो यह क्रमबद्ध भी है और व्यवस्थित होता है कि किस पंक्ति में कितने वर्ण लिखने हैं। तो इसमें एक शब्द और जोड़ लेंगे हम लोग, वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाता है। चलिए तो अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनि की बात की जाए दोस्त तो एक ही बार आपको बताया गया है, उसको याद बस रखना है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठौ, अ कु ह, अकु विसर्जनीय नाम कंठौ, अको विसर्जनीय नाम कंठौ, यानी कि अ 2 है, अ और आ, कु का मतलब क वर्ग, क ख ग और घ आएगा, ह और विसर्ग, यानी कि इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दोस्त कंठ होता है। तो इसमें आपके दिमाग में यह आंसर आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्थान के आधार पर बताए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है यहाँ पर। तो यह अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से। तो मूर्धन्य वर्ण यदि आपसे पूछा जाए तो सीधा सीधा प्रश्न है आपका, इसका जवाब होगा मूर्धन्य वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ऋतु रसाना मूर्धा यानी ट वर्ग, ट ठ ड और ढ, रसा नाम र सा नाम
यानी कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, अर्थात मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से इसमें है? ड और ढ। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो कह रहा है, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। तो यह तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जो हर बार देखा जाए तो वनडे में रिपीट हो रहा है। तो इसका जवाब हो, देखिए अल्प और प्राण दो शब्द हैं। अल्प का मतलब कम और प्राण मतलब वायु, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु जो है कम मात्रा में निकले उसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण, और जिसमें अधिक निकले उसे कहते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या, अब इसको बहुत डीप से हम लोग पिछली कक्षाओं में चर्चा किए थे। यदि आप इसे देखना चाहें, कभी न भूलना चाहते हो, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में इसे देख लेंगे। लेकिन ये दिमाग में बस ये रखेंगे कि अल्प प्राण की बात आए तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण सभी स्वर और य, र, ल, व ये वर्ण जो है अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? महाप्राण। तो महाप्राण में जो वर्ण आते हैं वो होता है प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और तीनों श और ह। ये सदैव किस में आते हैं? महाप्राण में। तो अब इसमें से शायद आपका ऑप्शन मिल गया होगा, यानी कि क और ग अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। आए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक। नासिक का मतलब प्रत्येक वर्ग का यदि बात किया जाए तो जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण वह किससे संबंधित होता है? नासिका से संबंधित होता है। तो इनमें देख ले कि यह किससे संबंधित है? नासिक से, यानी कि यह नासिक व्यंजन है। तो आए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए अब ऐसे प्रश्नों का जब कुछ संयुक्त स्वर भी होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, तो अब यहाँ पर संयुक्त स्वर की बात की गई है। इसका यदि स्वरूप देखा जाए, इसका विच्छेद किया जाए, तो यह जो है अ और ई का संयुक्त रूप होता है। अब इसका उच्चारण स्थान यदि आप निकालना चाहें तो सीधे सीधे अकु विसर्जनीय नाम कंठों से इसका क्या होगा? कंठ होता है। इचू या सानम तालु से इसका स्पष्ट है तालु होता है, अर्थात कंठ तालव्य। यह कैसा व्यंजन है? कंठ तालव्य व्यंजन है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सीधे सीधे इसका जवाब यदि आप चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और वे कौन कौन से हैं? अंग और अ। जबकि संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन संस्कृत नहीं, हिंदी में जाने की 2 होती है। और वो कौन कौन से हैं? तो अंग और अ, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और अयोगवाह के बारे में आपको अभी पिछली वीडियो में बताया गया था कि अयोगवाह किसे कहते हैं। तो इसमें 3 शब्द है, अ, योग और वाह। वाह माने वहन न हो, योग माने संयोग से, अ माने नहीं हो। अर्थात कि वे वर्ण जिनका वहन न हो, किसके? योग माने संयोग से। किसके संयोग से? तब व्यंजन के संयोग से। किसके संयोग से? व्यंजन के संयोग से। अर्थात वे वर्ण जिनका वहन व्यंजन की सहायता से न हो उसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जब भी प्रयोग किए जाते हैं तो स्वर की सहायता से ही किए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आए हम लोग अगले वीडियो को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि किस प्रश्न में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व से तात्पर्य क्या है? अभी वर्ण में बात हुई थी। एक जो वर्ण होता है द्वित्व होता है और एक होता है संयुक्त, और इनसे कुछ शब्द बनाए जाते हैं। अब द्वित्व में अंतर और संयुक्त में बस एक ही बात याद रखिएगा, इसमें समान ध्वनि प्रयोग की जाती है और इसमें असमान ध्वनि प्रयोग की जाती है। जब समान ध्वनि प्रयोग की जाएगी तो वहाँ पर द्वित्व होगा। जैसे बच्चा हम लोग लिखते हैं, बच्चा। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों समान ध्वनियाँ हैं, सच्चा कच्चा जो कुछ भी लिखते हैं। जब ये
दो समान ध्वनि अर्थात पहली अर्ध और दूसरी पूर्ण ध्वनि हो और दोनों एक ही श्रेणी की हो, समान हो, तो वहाँ पर द्वित्व का निर्माण होता है। और जब ये असमान हो तब जैसे सत्य लिखते हैं सत्य, तो यहाँ पर भी कंडीशन तो वही है, लेकिन यहाँ पर तो और यह दोनों असमान ध्वनि हो गई, तो यह संयुक्त का उदाहरण है। और जब एक समान हो जाएगा तो द्वित्व का, अर्थात इसमें आपका ऑप्शन मिल ही गया होगा, अर्थात द्वित्व पूछा जाएगा तो दिल्ली सही है, और यहीं पर द्वित्व के जगह केवल संयुक्त कर दिया गया होता दो, तो ऑप्शन आपका डी फॉर दिल्ली हो गया होता, लेकिन यहाँ पर द्वित्व दिया है तो सी फॉर चेन्नई ही रखेंगे हम लोग। तो आए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, कह रहा है तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें प्रकंपित, स्पर्शी, संघर्ष और स्पर्श संगत, यदि आपको केवल यही बताना हो कि यह किस प्रकार का वर्ड है तो 1 सेकेंड में ऑप्शन सी हम सही कर देंगे, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों शानदार है। बस ये जानिए कि प्रकंपित वर्ण क्या है। तो प्रकंपित का मतलब होता है जिसमें प्र मतलब विशेष, प्र मतलब विशेष और कंपित मतलब कंपन हो, अर्थात वह वर्ण जिसके उच्चारण में विशेष कंपन हो। और जैसे र को बोलते हैं र, तो हमारे जीवा में एक विशेष प्रकार की कंपन होती है जिसके कारण इसको हम लोग प्रकंप। बात आती है स्पर्शी की, तो स्पर्शी में टोटल हम लोग पढ़े हैं कि 25 वर्ड आते हैं, लेकिन ये वर्ड कहाँ से होते हैं तो क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में अन्य वर्णों से कुछ ज़्यादा स्ट्रगल की जरूरत, संघर्ष की ज़रूरत होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। इसकी श्रेणी में जो आते हैं वह आता है च, छ, ज और झ, यानी कि स्पर्शी इसमें से 4 निकाल दिए जाते हैं, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, और शेष इस स्पर्शी कहलाएंगे। और संघर्षी व्यंजन की बात की जाए जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, संघर्ष हो, यानी जिसके उच्चारण में वायु मुख से निकलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़े मुख को, तो वे होते हैं संघर्षी। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं ये तीनों स यानी तालव्य मूर्धन्य और दंत, स और ह यानी कि काकल्य वर्ण जो है संघर्षी के श्रेणी में आता है। दोस्तों शायद हमारे द्वारा बताए गए जो भी प्रश्न हैं आपको स्पष्ट हो रहे होंगे। तो आए हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। अब देखिए अभी जैसे कि ऊपर के प्रश्नों में चर्चा हुई थी कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड को हम बताए अपो विसर्जनीयनम कंठौ, तो इसके लिए आपको सूत्र बताया गया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उप ओष्ठौ, उप ओष्ठौ। दोस्त आपको हम बता देना चाहते हैं कि वर्ण से संबंधित चैनल पर टोटल 8 वीडियो डाले गए हैं, और उसमें कोई ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है कि यदि उन वीडियो को देखे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप जवाब देने से असमर्थता व्यक्त करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यदि आप दिल से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न मिस न हो सके। जैसे इसके लिए कितना सिंपल आपके लिए इसके लिए फार्मूला बताया गया कि उप ओष्ठव, यानी कि उ से तात्पर्य है 2 उ होता है दोस्त, ह्रस्व और दीर्घ। अब प से मतलब है प, फ, ब और भ, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्त ओष्ठ होता है, ओष्ठव माने ओष्ठ। तो क्लियर हो गया कि इसमें से जो भी होगा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए तो इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ये तो और ही जवाब को शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका जवाब भी आप लोगों को शानदार तरीके से ही देना है। अभी हम लोग पिछले दिनों संधि प्रकरण पे चर्चा किए थे, और संधि में हम लास्ट टॉपिक जो बताए थे विसर्ग संधि की 2 वीडियो बनी है, उसमें टोटल आपको बता दे दोस्त कि रूल रटने की जरूरत नहीं है। टोटल रूल को सघोष और अघोष पर हम
आपको बताए हैं, आप जा कर के देख लीजिएगा, आपका सघोष अघोष भी क्लियर हो जाएगा और जीवन भर के लिए विसर्ग संधि के रूल आप कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए जैसे निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, तो इस घोष में दो बातें याद रखेंगे। पहले तो ये जाने आप कि ये बताया गया कि नाद के आधार पर वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नाद के आधार पर जो वर्णों का प्रकार होता है दो होता है। एक होता है घोष, इसी घोष को हम लोग बोलते हैं सघोष, और एक होता है अघोष। अब देखिए ये किसके आधार पर है, तो ये दोनों जो है नाद के, यानी कि नाद के आधार पर वर्ण का प्रकार है। तो अब इसमें कौन कौन आता है, तो देखिए अघोष सबसे आसान तरीका दोस्त, यदि आप याद रखना चाहते हैं तो केवल और केवल याद रखिएगा कि अघोष में आते हैं 12 स आते हैं। 12 स से तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। जैसे क में लेंगे तो क और ख, और प में लेंगे तो प और फ, च में लेंगे तो च और छ, और तीनों स यानी कि तालव्य मूर्धन्य और दंत्य स। टोटल देखें तो 5 × 15 ये वर्ण से हो जा रहे हैं, और ये 3 15 3 5 एक वर्ण से 2 तो 5 वर्ण से 10 और 3 13, यानी अघोष वर्णों की संख्या यदि देखी जाए तो टोटल 13 है। घोष वर्ण में कौन कौन आता है, तो ये दिमाग में रखेंगे कि ये 12 स लिख दिया गया, यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण सभी स्वर और य र ल व और ह। टोटल देखें तो ये एक वर्ग में 3 तो 5 वर्ग हैं, तो 5 × 15 11 स्वर 15 और 11 जोड़ ले 26, और अंतस्थ व्यंजन 4 26 4 30, और एक काकल्य वर्ण ह जो है, यानी कि टोटल वर्णों की संख्या 31, यानी मूल वर्णों में घोष की संख्या 31, अघोष की संख्या 13 होती है। ये नाद के आधार पर वर्गीकरण है दोस्त। अब शायद इससे संबंधित किसी प्रकार के, अब 31 वर्ण है, 31 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यदि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपको 31 प्रश्न का जवाब देने में आसानी होगी दोस्त। अब इसका ऑप्शन मिल ही गया होगा, घोष वर्ण पूछा गया है, तो घोष वर्ण में प और फ, यानी कि प्रत्येक वर्ण में अघोष देखें तो प फ ट ठ, और ये प फ फिर आ गया, यानी कि ये तृतीय वर्ण है त थ द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए तो आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क स ध्वनि किस वर्ण के अंतर्गत आती है। तो अब देखिए क स किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण और संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण। तो अभी अभी हम लोग बात किए हैं कि जो क स है, जो घोष है, तो घोष का निर्धारण हम लोग केवल और केवल किस पे करते हैं, तो घोष का निर्धारण केवल और केवल मूल स्वरों पे ही की जाती है, मूल वर्णों पे ही की जाती है। तो यहाँ पर यह संयुक्त का उदाहरण है, संयुक्त का उदाहरण है, तो इसको हम लोग देखना चाहें तो इसे प्रश्न है, हाँ अब देखते हैं दोस्त। कह रहा है क स ध्वनि किस वर्ण के अंतर्गत आती है। तो क स किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन तो सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, लेकिन अब यह घोष में आएगा कि नहीं, तो अभी अभी बात हुई है कि घोष अघोष का निर्धारण कितने में होता है, 44 मूल जो वर्ण है उसी में आता है। तो यह घोष नहीं है, न तालव्य है, न मूल स्वर है, यह किस प्रकार का वर्ण है, यह संयुक्त वर्ण है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में क स किस वर्ण के बाद आता है। यह तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह जितना इसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम। अब देखिए यह कहा है हिंदी शब्दकोश में क स किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो हिंदी शब्दकोश पूछा गया है दोस्त, न कि वर्ण पूछा गया है। तो हिंदी शब्दकोश में यदि पूछा जाएगा तो क आएगा, क के बाद, अब देखिए क के बाद ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ख, लेकिन ख नहीं आता है, इसके बाद जो वर्ण आता है तो दिमाग में रखेंगे कि जो क स होता है, तो इसे हम क स को क और स का यह क्या है, संयुक्त रूप है, क और स का संयुक्त रूप है।
तो क और स का यानी कि इसकी शुरुआत क से हो रही है, यानी कि क के बाद ख नहीं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्या आएगा, क आएगा, उसके बाद ख आएगा, उसके बाद ग, उसके बाद घ और उसके बाद ङ आएगा। उसी तरह से च, छ, ज। अब देखिए ज के बाद झ नहीं आएगा, झ और य। अब ज के बाद क्या आएगा, तो हम लोग लिखते हैं ज्य। तो ज्य किसका संयुक्त रूप है, तो ज और य का, अर्थात ज के बाद किस वर्ण का स्थान आएगा, तो ज का स्थान आएगा। इसी तरह से त्र का स्थान पूछेगा तो त के बाद आएगा, और श्र का स्थान पूछा जाएगा तो तलव्य स के बाद आएगा। दोस्त शायद यह आपको कन्फर्म हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो यह तो आसान क्वेश्चन है। वर्ण का प्रयोग, वर्ण का जो अर्थ हम लोग लगाते हैं तो रंग में लगाते हैं, आकाश, जाति और अक्षर। तो रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जात के लिए किया जाता है अक्षर, यानी कि जाति, अक्षर और रंग तीनों के लिए वर्ण का प्रयोग किया जाता है, आकाश के लिए नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो री स्वर की बात की गई है। यहाँ पर दिमाग में यह रखने वाली बात है कि री स्वर की बात की गई, न कि र व्यंजन की। तो यहाँ पर र व्यंजन का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य शब्दों में री स्वर का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर कि इसमें री स्वर नहीं है, यानी यहाँ पर र है न कि री है, और र जो है एक व्यंजन है न कि स्वर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की स्वध्वनि है। अब हिंदी की स्वध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है, मूर्धन्य, तालव्य, दंत और ओष्ठ। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लेकिन यह देखा जाए, ये तो बिना रटे ही, ये कौन सा स है, तालव्य स। तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु में जीवा को सटा कर किया जाता है। लेकिन यदि यह देखा जाए तो क्यों, तो तालव्य स बोला जाता है, यानी कि यह किस प्रकार का स है, तालव्य स ही है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अर्ध स्वर कहलाता है। अब देखिए बात आती है स्वर और अर्ध स्वर की। तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो अर्ध स्वर कहने का मतलब कि जिसके उच्चारण में स्वर से ज़्यादा और व्यंजन से कम यदि समय लगता है तो उसको बोला जाता है अर्ध स्वर। तो अब अर्ध स्वर की श्रेणी में जो अंतस्थ वर्णों को इसीलिए इसके श्रेणी में रखा जाता है। अंतस्थ व्यंजन जो हैं, तो अंतस्थ व्यंजन में लिखा जाता है य, र, ल, व। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, य और व, ये दोनों क्या है, अर्ध स्वर हैं। तो अर्ध स्वर हैं, तो शायद आपको आपका ऑप्शन मिल गया होगा, यानी डी फॉर दिल ही आपका क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। अब देखिए सार्थक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। सार्थक शब्द दिया गया है, यानी कि सार्थक, इसको तोड़ दे तो सधन अर्थ, सधन अर्थ यानी अर्थ के साथ। अभी इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चर्चा हुई थी तो बताया गया था कि इसमें मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा गया दोस्त, तो अर्थ के आधार पर क्या होगा, शब्द ही होगा। अब देखिए इस में 3 शब्द और आए हैं, पद, ध्वनि और वाक्य। तो ध्वनि क्या है, तो ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। पद और वाक्य, अब देखिए ये जो पद है, पद भी क्या होते हैं, एक शब्द ही होते हैं। लेकिन यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वे पद का स्वरूप हो जाते हैं। जैसे राम ने खाना खाया। अब यहाँ पर राम तो शब्द है, लेकिन राम का जो प्रयोग हुआ विभक्ति के साथ राम ने, तो राम ने एक इस वाक्य का पद हो गया, खाना एक पद हो गया और खाया एक पद हो गया। तो शायद यह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न
है दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। दोस्त इसमें पूछा गया कि कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब सिंपल है, अभी तो कई बार चर्चा हो गई, अब तो शायद आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। स्पर्श व्यंजन की यदि बात की जाएगी तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से लिए जाते हैं, तो क से लेकर के म तक होते हैं। तो इसमें से क, च, ट यानी कि दीफा देले ही आपका सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब यह भी क्लियर हो गया, क ख ग घ यानी कि कवर्ग है। कवर्ग की अभी बात हुई थी, अकु विसर्जनीय नाम कंठौ यानी कि कवर्ग के जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्त, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिर बात आ गई महाप्राण। महा और प्राण, महा माने ज़्यादा, प्राण मतलब वायु, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु जो है ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले उसको हम लोग कहते हैं दोस्त महाप्राण वायु। वाह क्या, देखिए महा मतलब ज़्यादा से तात्पर्य है और प्राण मतलब वायु, अर्थात जिसके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी तो उसको हम लोग कहते हैं महाप्राण व्यंजन। और इसमें अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ वर्ण तीनों स किस और ह किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि महाप्राण में कौन सा आएगा, त और थ। तो थ द्वितीय ही है, ये प्रथम है, ये अल्प प्राण है, ये पंचमाक्षर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त। तो आए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कस वर्ण का किसके योग से बना है। तो क स किसके योग से बना है दोस्त, तो क अभी बात हुई है कि हम लोग पढ़ते हैं इसको कछ, तो कछ पढ़ेंगे तो क और छ कर देंगे जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह किसका किसका रूप है, क और स का रूप है दोस्त। तो अब यह किसके साथ आपका ऑप्शन होगा, क और स। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक, अमात्रिक का मतलब यह है जिसमें अ। अब देखिए अ से तात्पर्य हम लोग सोचते हैं कि अ की मात्रा नहीं है, लेकिन अ से नहीं, अ की मात्रा तो दिखती ही नहीं, आ दिखना चाहिए। अर्थात देखिए इसमें भी ये अकारांत अ की मात्रा है, अमित काव इसमें भी आ है, चहकना में भी आ है। तो अमात्रिक स्वर यानी कि अ की ध्वनि तो दिखती नहीं, जहाँ आ दिखेगा वही होगा, यानी कि कलरव आपका सही है, इसमें आ नहीं दिख रहा है। अमात्रिक स्वर यदि आपसे पूछा जाए तो वह कौन सा है, कलरव है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, कह रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है। यह भी चर्चा हो चुकी। अयोगवाह क्या है, तो अयोगवाह के अंदर अभी बात हुई है कि जिसका वाहन व्यंजन के सहारे न हो उसे अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह में क्या आता है, अंग और अह आते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विसर्ग कहते हैं। अर्थात अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग आता है दोस्त। तो शायद यह क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि ट वर्ण, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो अभी तो ऊपर क्वेश्चन चर्चा हुई थी कि ऋतुरसानम तालु होता है, यानी कि ऋतुरसानम मूर्धा। तो मूर्धा का मतलब कि ट वर्ग में किसका उच्चारण होता है, मूर्धा का उच्चारण होता है। तो यानी कि इसका ट वर्ग में केवल और केवल मूर्धन्य वर्ण आते हैं, पंचम वर्ण को छोड़ करके। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्त। अभी बात हुई कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श में कौन आता है, तो क से लेकर के म तक, लेकिन इसी में स्पर्श संघर्षी वे हैं कि स्पर्श के साथ साथ उसमें संघर्ष की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उसको स्पर्श संघर्ष कहते हैं। इसमें आते हैं च, छ, ज और झ। अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा वर्ण आ रहा है, यानी कि ज इसमें भी है और ज यहाँ भी है, यानी कि ए फॉर अमेरिका आपका ऑप्शन सही होगा दोस्त। अब आ जाइए
अगले प्रश्न पर कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब देखिए, व्यंजन की संख्या यदि ऑप्शन में दिया है 33, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे सी। लेकिन व्यंजन में दो तरह के, इससे संबंधित व्यंजन से दो तरह के संबंधित प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जाता है मूल, तो यदि मूल व्यंजन पूछा जाए या केवल व्यंजन पूछा जाए, तो उस कंडीशन में आप का जवाब होगा 33। ये 33 कहाँ से होते हैं, तो क से ले करके ह तक ये टोटल 33 जो वर्ण है ये मूल है, जो आपका ऑप्शन होगा। लेकिन यदि आपसे उसमें पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं, तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन हो जाता है 39। अब इसमें कौन बढ़ जाते हैं 5, तो 4 संयुक्त बढ़ जाएंगे, इसमें 6 बढ़ जा रहे हैं, तो 4 संयुक्त वर्ण और 2 उच्छिष्ट, 6 बढ़ जाएंगे, जो कि कुल व्यंजन आते हैं वह हो जाते हैं 39। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है दोस्त। अंतस्थ पूछा गया है। अब अंतस्थ पूछा जाए तो दिमाग में रखेंगे कि अंतस्थ, अब यह किसके आधार पर है, तो स्पर्श सॉरी दोस्त, उच्चारण शब्द आता है एक, दिमाग में रखेंगे कि उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है। अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ नहीं है यदि क्वेश्चन है आपका दोस्त, तो अभी बात हुई थी कि अंतस्थ कौन सा वर्ण नहीं होगा। तो अंतस्थ की श्रेणी में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा जाएगा। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 में कौन कौन से हैं, तो स्पर्शी है, अंतस्थ है, और इसके बाद ऊष्म और संयुक्त। उच्चारण स्थान के आधार पर टोटल 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श में 25 आ जाते हैं। अंतस्थ यदि पूछा जाएगा तो इसमें 4 आते हैं, ये होते हैं य, र, ल और व। ऊष्म में स, ह और संयुक्त में क, स, त, र और ज। तो अब अंतस्थ नहीं है पूछा गया है, तो य, र, ल, व यानी कि ह जो है अंतस्थ नहीं है। तो ये है क्या, तो ह को आपको पता है कि इसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। ह अंतस्थ नहीं है, यह क्या है, काकल्य वर्ण कहते हैं। यह क्या है, काकल्य वर्ण। तो अब आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए, अघोष वर्ण, सघोष, अघोष। अभी बात हुई है कि अघोष के लिए क्या है आपको याद रखना है। अघोष के लिए केवल 12 स याद रखना है। 12 से तात्पर्य थे प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों स। तो तीनों स से तात्पर्य प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या है, अघोष। कौन सा है, तो च, छ, ज ये तृतीय वर्ण है, ये ह है, तो यह तो सघोष है। स और अ, तो अ घोष में आता है, ऊपर अभी इसको एक्सप्लेन किया गया था। और तीनों स से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये जो स हैं ये तीनों अघोष में आते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है दोस्त। चलिए तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है। तालव्य अर्थात कि जिसका उच्चारण तालु से हो, तो इचु ये सानम तालु। इसके लिए आपको तालव्य से जो भी वर्ण उच्चारित होते हैं वो हैं इचु, य, सा, नाम, तालु। अब देखिए, इचु ये सानम तालु, तो अब इससे जो भी इसमें आएंगे, जैसे ई है तो ई 2 प्रकार का होता है, च, छ, ज, झ। तालव्य स, नाम माने नाम का उच्चारण तालु से होता है। तो हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, तो अब इससे तालव्य ध्वनियाँ हैं, यानी कि जिनका उच्चारण स्थान तालु, इचु या सानम तालु, तालव्य ध्वनि।
अब देखिए इचु यसानाम तालु, तालव्य ध्वनि है, हाँ क्लियर है, च छ ज झ, सॉरी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यह तालव्य ध्वनि है, इचु यसानाम तालु, बस याद रखेंगे। इसका जवाब कभी भी किसी प्रश्न में किसी तरह का क्वेश्चन, यदि इसमें 2 2 4 2 6 7 क्वेश्चन है तो इससे कुल टोटल मिलाकर के 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि यह इचु यसानाम तालु याद है तो 8 क्वेश्चन का जवाब आसानी से हम दे सकते हैं। तो आए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण का तात्पर्य है कि जिसके उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकले। तो प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, सभी स्वर, अभी बात हुई सभी स्वर, और अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। इसमें से देख लेंगे हम लोग, त थ द यानी कि दी सही है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है यानी कि अल्प प्राण ध्वनि में डी आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है का ध्वनियाँ किस प्रकार की, क ख ज और ध ध्वनियाँ किस प्रकार की ध्वनि हैं। तो अब इसमें दिमाग में एक बात आप सदैव याद रखेंगे दोस्त, कि इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं, जो भी वर्ण दिए गए हैं, तो इनमें देखें कि नीचे सबके क्या दे दिया गया है, बिंदी। तो इनको हम लोग हिंदी में आगत ध्वनियाँ बोलते हैं। आगत माने जो कहीं से आ गई हो। आइए किस भाषा से आ गई हैं ध्वनियाँ दिया है, किसकी हैं, तो न ये संस्कृत की हैं, न अंग्रेजी की है, न दक्षिण भारत की हैं। यह किस भाषा की हैं, अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं, जिनका उच्चारण स्थान जैसे क में यह ध्वनि नुक्ता इससे बोला जाता है, बोल दिया गया। तो क, ख, ज, फ और एक होता है ख, थोड़ा इनका उच्चारण चेंज कर दिया जाता है। तो ये हैं अरबी और फारसी की ध्वनि, ये याद रखेंगे हम लोग। तो अब आए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए मूलतः वर्ण देखा जाए, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप एग्जाम में एनसीईआरटी मानता है कि वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, 52 है। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। इसमें से स्वर होते हैं 11, अब व्यंजन होते हैं 33। लेकिन कुल पूछा जाएगा तो ये दिमाग में रखेंगे कि कुल में संयुक्त बढ़ जाता है, संयुक्त 4 बढ़ जाते हैं, अयोग वाह बढ़ जाते हैं, अयोग वाह बढ़ जाता है 2, और 2 वर्ण जो बढ़ जाता है वह होता है उच्छिप्त। ये 2 और टोटल जोड़ लेंगे 2 तो वह होता है 52। ये दिमाग में रखेंगे, यानी कि मूलतः वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है दोस्त, 52 होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कह रहा है ज वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। अब देखिए गलती ये है कि हमें पढ़ाया जाता है इसे ज्ञानी, कुछ लोग इसे बोलते हैं अज्ञान। तो यदि अशुद्ध अज्ञान, इसे आप बोल ही रहे हैं अज्ञान, आधा ग या अज्ञान बोल रहे हैं। कुछ लोग ज्ञानी बोलते हैं, तो ज्ञानी य और य, लेकिन यह सभी क्या है, अशुद्ध है। इसे शुद्ध हम लोग बोलते हैं ज। क्या बोलेंगे आप, आज से इसे बोलेंगे ज, अर्थात ज आधा और य पूरा है, जो जिसमें ज सदैव स्वर विहीन होता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, और यह स्वर सहित होता है, और यह बनता है ज। तो यानी कि बी ऑप्शन सही होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन पूछा गया, सिंपल है। संयुक्त व्यंजन की अभी बात हुई है कि संयुक्त व्यंजन कौन से, तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें आता है क, स, त्र, ज और स्र, ये 4 आते हैं। इसमें से जो भी यदि आपका ऑप्शन मिल रहा हो शायद वह सही होगा, इसे आप स्वयं कर लेंगे। चलिए तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। वाह क्या शानदार क्वेश्चन है, दंत्य नहीं पूछा गया दोस्त। तो अभी बात हो रही थी कि त वर्ग जो है ऋतुनासानम दंतौ का उच्चारण स्थान त होता है। तो इसमें ऋतुलसानम दंतौ यदि आप करेंगे
तो त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध यानी कि त वर्ग जो भी है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है दंत। लेकिन इसमें पूछा गया कि दंत नहीं है, तो त, थ, द, अब इस ध, न। अब देखिए न तो इसी में आएगा, यह है तो वास्तव में नासिक्य, लेकिन इस नासिका के साथ साथ इसके उच्चारण में दंत का प्रयोग होता है, जिसके कारण इसमें न भी है और ट भी है। तो न की कुछ विशेषता इससे मिलती है, इस कारण से हमारा ऑप्शन न नहीं होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ट होगा। अक्सर यूपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे अभी पेट का पेपर होना है, अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि न तो नासिका है, तो तब न को ही मार देते, लेकिन यह नहीं, न का नासिका से उच्चारण होगा, किंतु उसमें दंत की सहायता ली जाती है दोस्त। इस कारण से यह पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाएगा यदि ऑप्शन में यह दोनों दिया हो। यदि ऑप्शन में सपोज डेट यहाँ ध दे दिया होता, ध, तो उस कंडीशन में आपका न सही होता, लेकिन यदि यहाँ न और ट दोनों दे दिया तो उस कंडीशन में डी सही होगा दोस्त। तो आए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अंत में अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए, जिनके अंत में अ आता है तो कह रहा है अंतस्थ, योग, वाह और अनुस्वार। ऐसा नहीं है दोस्त, जिनके शब्द में अंत में अ आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकारांत। अकारांत शब्द किसको कहते हैं, तो जिसके अंत में अ आता है उसको अकारांत कहते हैं। उ आएगा तो उकारांत, और री आएगा अ आएगा तो अकारांत, उ आएगा तो उकारांत, और ई आएगा तो ईकारांत बोलते हैं। तो जिसके अंत में अ आता हो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। तो आए, यह आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, यहाँ पर दिमाग में रखने वाली बात यह है कि 11 और 13 दोनों दिया है, लेकिन एनसीईआरटी जो मानता है दोस्त, तो हिंदी में यदि स्वर पूछा जाए, हिंदी में यदि कहता है, तो हिंदी में एनसीईआरटी जो है 11 स्वर ही मानता है। जो अयोग, वाह है, अंग और अह, तो इसे नहीं मानने का एक ही रीजन यह है कि इसके उच्चारण में अंग में ग आता है और इसमें ह, इसके उच्चारण में व्यंजन की सहायता ली जाती है, इस कारण से इसे अयोग, वाह कहा जाता है। इसे स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो दिमाग में रखेंगे कि यदि हिंदी में पूछा जाए तो स्वर की संख्या कितनी है, 11। संस्कृत में पूछी जाती है तो वो 9 होती है, और इंग्लिश में यदि पूछी जाए तो 5 होती है। संस्कृत में मूल स्वर जो होते हैं अच प्रत्याहार के अंदर 9 ही आते हैं। तो शायद आप लोगों का कन्फ्यूजन जहाँ तक हमें आशा है कि दूर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। अब देखिए, स्वर कौन सा नहीं है, तो अब तो स्पष्ट हो गया कि 11 स्वरें हैं। तो ई जो है यह क्या है, यह क वर्ग का पंचम वर्ण है, तो यह स्वर नहीं है दोस्त। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, शायद आप सभी इसका जवाब जानते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में ट वर्ग का नहीं है। यह भी बहुत ही काफ़ी आसान क्वेश्चन दोस्त। ट वर्ग का नहीं है, यानी कि ट वर्ग में जो नहीं आएगा, ट, ठ, ड, ढ आप दर्शा लें, यानी कि घ जो है क वर्ग से है। यह भी बहुत ही आसान है, इसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। जितनी भी प्रशंसा की जाए दोस्त उतनी कम है। वास्तव में आज आधुनिक जो भी पेपर हो रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अब देखिए, स्वर का प्रकार प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग तो एक वीडियो हम केवल और केवल स्वर का प्रकार डाले हैं, और स्वर के प्रकार में आप देखेंगे तो उसमें ये दिया गया है दोस्त कि पश्च स्वर। तो ये पश्च स्वर कहाँ से आता है, तो जिह्वा, आपकी जो जिह्वा है, इस जिह्वा के स्थिति के आधार पर जो स्वर का प्रकार है वो 3 प्रकार। स्वर का प्रकार से तात्पर्य यह है कि
जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीवा किसी में ज़्यादा उठती है, किसी में कम उठती है, किसी में बहुत ही कम उठती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो जब जीवा का अग्रभाग उठेगा तो उस स्वर को बोलते हैं अग्र स्वर। जब जीवा का मध्य भाग विचलित हो तो मध्य स्वर, और सबसे अंत वाला तब होता है वो पश्च स्वर। अब इस आधार पर देखा जाए तो अग्र स्वर की श्रेणी में कौन कौन आता है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, री, ए और आय, ये अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में एक ही स्वर आता है जो होता है अ, और पश्च स्वर में जो आता है दोस्त वह होता है आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ। यदि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखें दोस्त, इससे बनने वाला क्वेश्चन बहुत सारा जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर का प्रकार पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे 3 अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, और ये जो इसमें 11 स्वर लिख दिए, इससे भी 11 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाए, यदि आपसे पूछा गया कि पश्च स्वर कौन सा है, तो इसमें आप देख लीजिए कि पश्च स्वर में क्या आ रहा है, यानी कि आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ आ रहा है, ओ और औ आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या सही है दोस्त, ए सही है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। बहुत ही आसान क्वेश्चन स्वर दोस्तों। अभी हम लोग पढ़े इचू या सानाम तालु, यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ई चू य सा नाम तालु, तालव्य। तो अब इचू या सानम तालव्य हो गया, यानी कि इसमें दोनों ई, य, च का मतलब है च वर्ग, च, छ, ज और झ, और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु होता है दोस्त, यानी कि झ का उच्चारण स्थान तालु। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्ताक्षर नहीं है दोस्त, संयुक्ताक्षर बताना है आपको। तो अब देखिए ये संयुक्ताक्षर नहीं है, तो संयुक्ताक्षर में तो चारे हैं, क, स, त्र, ज और स्र। अब इसके अलावा कुछ भी दे दिया दोस्त तो वो संयुक्ताक्षर नहीं हो सकता, यानी कि इसमें से जो स दिया है यह क्या है, ऊष्म व्यंजन का वर्ण है, न कि ये संयुक्ताक्षर है। ये भी आसान क्वेश्चन रहा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं। अब देखिए यदि पेपर वनडे एग्जाम देखा जाए तो वर्ण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब ये चारों वर्ण जो हैं ये किस प्रकार के हैं, अंतस्थ। यह किस प्रकार के हैं, अंतस्थ क्यों कहा जाता है, तो इनके उच्चारण में स्वर से थोड़ा ज़्यादा और व्यंजन से थोड़ा कम समय लगता है, इस कारण से इसे अंतस्थ कहते हैं। लेकिन इसमें 4 जो वर्ण दिए गए हैं य, र, ल, व, ये चारों अलग अलग विशेषता रखते हैं। जैसे र को हम लोग बोलते हैं प्रकंपित वर्ण, यानी ल को बोलते हैं पार्श्विक वर्ण, ल को बोलते हैं ये पार्श्विक है, पार्श्विक वर्ण। और व और य जो है इन दोनों को बोलते हैं हम लोग अर्धस्वर। इसे क्या बोला जाता है, अर्धस्वर। तो ये याद रखेंगे कि अंतस्थ में 4 वर्ण और चारों अलग अलग विशेषता रखते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत टोटल 4 ही वर्ण आते हैं। यह किस प्रकार के हैं, तो ये चारों। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो ये दिमाग में रखेंगे कि अनुनासिक, अभी बात हो रही थी कि अनुनासिक जो होता है प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण जो होता है वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक, अब देखिए अनुनासिक और एक अनुस्वार, 2 शब्द आता है अनुस्वार। तो अनुस्वार में आता है अंग,
अनुनासिक जो शब्द है इन दोनों में अंतर, अनुस्वार में क्या होता है, नाक का प्रयोग ज़्यादा, अनुस्वार में किसका, मुख का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ये दिमाग में रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है अनुनासिक होता है। तो इसमें याद रखें कि डी सही होगा, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यानी कि य, ङ, न, म और र सदैव अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक में क्या आएगा, तो ङ, य, ड़, न, म चंद्रबिंदु और दोनों द्विगु व्यंजन अनुनासिक होते हैं। अब देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ, अब देखिए इसमें दो शब्द हैं दोस्त, इसमें दो शब्द हैं, एक दिया है कंठ, एक दे रहा है कंठ और एक दे रहा है ओष्ठ। का उदाहरण क्या है, तो और तो वर्ण है ये नहीं है, इसे हम लोग सीधे सीधे नहीं लेंगे। क का उच्चारण स्थान केवल कंठ होता है, इचु यसानम तालु लिरितुल असानम दंत, तो का उच्चारण स्थान दंत होता है। रही बात ए को, तो ए को आप दे सकते हैं कि ए किसका और ई का संयुक्त रूप है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और इचु यसानम कंठ ओष्ठ। चलिए अब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अब देखिए ई, अब ए भी नहीं होगा क्योंकि इसका होता है इचुएसानम तालु, यानी कि ए का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा कंठ और क्या होगा तालव्य हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। और जो है तो इसमें से दिमाग में रखेंगे कि र को हटा लें, औ यदि यहाँ पर कर लें तो औ यदि हो जाता है तो तब ये कंठ होगा, क्योंकि औ जो उच्चारण होता है अ और किसका होता है, ओ का होता है, ये संयुक्त रूप होता है। ओ किसका होता है, तो अ और उ का होता है, तो अ का कंठ होता है और उ का ओष्ठ होता है। यानी कि यदि यह ओ होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है तो ओ होता है, अ होता है कंठस्थ, ओ और औ दोनों किसका उदाहरण होता है, कंठोष्ठ का। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें ए नहीं सही है और तो शब्द होता है, यहाँ पर और नहीं क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, तो इसे आप लोग सुधार कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है। अब देखिए यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्त कि भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है। तो भाषा में यदि देखें तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, वर्ण का। वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। इस वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है। इस शब्द से क्या होता है, तो शब्द में विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, तो इससे किसका निर्माण होता है, पद से। अब पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि वर्ण या ध्वनि कर लीजिए, इससे शब्द बनता है, इस शब्द से पद बनता है, और पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। दोस्त यह हो गया दी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में राम खाना खाया को अभी हम पद और वाक्य में समझाए थे, शायद यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो आए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। अब देखिए ल पूछ दिया गया दोस्त कि किस प्रकार की ध्वनि है, तो सदैव याद रखें आप लोग कि पार्श्विक वर्ण अभी बात हुई है कि पार्श्विक वर्ण ल को कहते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर ल। अब देखिए ल क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रयत्न के आधार पर इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं, पार्श्विक। अब दिमाग में बस ये आपको रखना है कि पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। पार्श्विक, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है, अगल बगल। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, अर्थात जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए और जीवा वायु के निकलने के बीच में आ जाए,
और वायु जीवा के दोनों तरफ यानी अगल बगल से निकल जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक वर्ड। जैसे ल, ल का उच्चारण करेंगे तो जीवा जाकर के तालु में ऊपर सटती है आपके, और वायु जो है जीवा के दोनों तरफ से निकल जाती है, इसी कारण से इसको पार्श्विक वर्ड कहते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है दोस्त, तो वह किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक। पार्श्विक क्यों कहते हैं तो यह शायद समझ में आ गया होगा, यानी कि इसमें वायु जीवा के दोनों तरफ से क्या होती है, निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ड समृद्ध है। चलिए टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन ये भी प्रश्न अच्छा है, इसे हम लोग पहले कर लेते हैं। कह रहा है कि समृद्ध कौन सा है। तो अब देखिए समृद्ध यदि आप लोग क्लियर करना है तो दिमाग में रखेंगे कि तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर यदि देखा जाए तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर यदि स्वर देखा जाए तो यह स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार में कौन आता है तो एक आता है समृद्ध, एक आता है अर्ध समृद्ध, दूसरा आता है विवृत, और चौथा जो आता है अर्ध विवृत, यह आता है अर्ध विवृत। अब देखिए समृद्ध में कौन कौन से आते हैं। समृद्ध का तात्पर्य है पूर्ण रूप से मुंह खुला होता है। तो इस समृद्ध की श्रेणी में, सॉरी दोस्त, पुनः हम इसको बता देते हैं। देखिए समृद्ध की श्रेणी में कौन कौन आएगा। अभी बात हो रही थी कि तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है समृद्ध, एक होता है अर्ध समृद्ध, एक होता है विवृत, और एक होता है अर्ध विवृत। अब देखिए समृद्ध में क्या आएगा तो दोनों ह्रस्व और दीर्घ ई, दोनों उ और री, यह आते हैं समृद्ध में। अर्ध समृद्ध का मतलब होता है कि आधा मुख खुला हो, तो इसमें आता है ए और ओ, यह आता है समृद्ध में। विवृत में अर्थात कि जब आ पूर्ण रूप से आ बोले तो इसे बंद स्वर कहते हैं, विवृत होता है। और अर्ध विवृत में आता है अ, आए और यह विवृत में आता है। अब इसमें से किसी प्रकार का यदि आपसे पूछेगी तालु की स्थिति के आधार पर स्वर का प्रकार पूछे तो कौन सा, कितने, 4, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। इसके साथ अब समृद्ध में कौन कौन से आते हैं, यानी कि दोनों ह्रस्व और दीर्घ ई और उ और री आते हैं। अर्ध विवृत में ए और ओ आते हैं, और विवृत में आ जाता है, अर्ध विवृत में अ, आए और ओ आते हैं दोस्त। अब सिंपल है, इसमें से समृद्ध यदि आपसे पूछा गया है तो समृद्ध में आप मिला लीजिए कि कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सी आपका सही है। इस क्लास का अंतिम प्रश्न, आज अंतिम प्रश्न दिया है वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये सबको पता है दोस्त कि वावेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो स्वर कहा जाता है। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। पुनः अगली वीडियो में हम लोग, जो हम लोग का संधि प्रकरण समाप्त हो गया है, तो हम लोग स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।